हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हम चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। वैसे तो इससे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बट फिर भी हम इसको एक बार रीड करके चलेंगे ताकि हम इसका एक क्रक्स जान सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग तो देखते हैं डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली है क्या। फोरकास्ट करना मतलब क्या होता है? फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूचर क्या करना, प्रिडिक्ट करना। बोलते नहीं, फोरकास्ट करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज बाद में होने वाली है उसको हम पहले से ही क्या करके चलेंगे, प्रिडिक्ट करके चलेंगे, ताकि हम आज से ही उसके लिए क्या रहें, तैयार रहें। राइट, जैसे मुझे पता है कि भाई मानसून आने वाला है और मुझे पता है कि मेरे घर पे एक जगह है जहाँ से बारिश का पानी लीक करता है, तो मैं उसको पहले से ही क्या कर लूँ, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लूँ। राइट, तो वही है, जो चीज होने वाली है उसका पहले से ही अनुमान लगा के उस पर मुझे वर्क करना है ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। तो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड क्या है? प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी। ठीक है, तभी तो आप आज से ही क्या करना शुरू करोगे, प्रोडक्शन करना शुरू करोगे। राइट, और पता कैसे लगाओगे कि आपके प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कितने होने वाली है? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर। आपको पता है कि हर साल मेरी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 7 लाख यूनिट्स बिकती हैं, तो आप उसी के आसपास एक फिगर एस्टिमेट करोगे एंड यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। राइट, बट अगेन इजियर सेड दैन डन, उतना आसान नहीं है। राइट, दिमाग में ये रखना है कि इतना सिंपल गेस नहीं है। हमें क्या करना है, डिमांड प्रिडिक्ट करनी होती है साइंटिफिकली, राइट, एंड ऑब्जेक्टिवली। कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, डिमांड को प्रिडिक्ट करना है। राइट, ठीक है। अब इसका यूजफुलनेस क्या है यार, मैंने बताया ना, फ्यूचर के लिए मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, आज ही मुझे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके प्लान्स कितने इफेक्टिव होंगे वो डिपेंड करता है कि आपने फ्यूचर कितने अच्छे तरीके से क्या करा है, फोरकास्ट करा है। ठीक है, तो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, चाहे वो एक फर्म के लेवल पे हो या फिर एक नेशन, राइट, बड़े लेवल पे हो। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करा देती हूँ। एक गुड फोरकास्ट से क्या हेल्प मिलती है, आप अपनी बिजनेस प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हो। राइट, अपने फाइनेंसेस की, अपने अकाउंटिंग की प्लानिंग सही तरीके से कर सकते हो। राइट, अब जैसे मैंने सोचा कि अच्छा मेरी अगले साल बिकेंगी 8 लाख यूनिट, तो मैं उसी हिसाब से मशीनरी का अरेंजमेंट करूंगी, उसी हिसाब से मैं फाइनेंसेस का अरेंजमेंट करूंगी। राइट, उसी हिसाब से मैं लेबर का अरेंजमेंट करूंगी, तो सब चीजें अरेंज करूंगी। राइट, अगर मैं एस्टिमेट लगाऊंगी ही नहीं, राइट, मैंने ऐसी मशीनरी खरीद ली, ठीक है, और मशीनरी बहुत महंगी आ गई, सपोज करो 5 करोड़ रुपए की मशीनरी आ गई, बट मार्केट में सिर्फ कितनी बिकी मेरी यूनिट्स, 2 लाख, तो फायदा क्या हुआ इतनी महंगी मशीन खरीद के। राइट, तो पहले से ही अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, ताकि उस हिसाब से मैं छोटी मशीनरी या जितने भी मशीनरी उस उतने प्रोडक्शन के लिए काफी है, मैं उस हिसाब से मशीनरी परचेज करूंगी, उस हिसाब से लोन उठाऊंगी। पता लग रहा आपने यूनिट्स प्रिडिक्ट नहीं करी कितनी यूनिट्स बिकेंगी मार्केट में, और आपने लोन उठा लिया कितने का, 20 करोड़ रुपए का लोन, फालतू उसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे। राइट, तो बेटर ऑफ रहता कि मैं पहले से अगर प्रिडिक्ट कर लेती कि अच्छा मेरी 8 लाख यूनिट्स बिकेंगी, 8 लाख यूनिट्स को बनाने में मेरा खर्चा आएगा 7 करोड़ का, तो मैं कितना रेस करती फंड्स मार्केट से, 7 करोड़ ना, तो 20 करोड़ तो नहीं करती फिर। राइट, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। तो अगर आप पहले से प्लानिंग करोगे तो आप उसी हिसाब से रिसोर्सेज परचेज करोगे। ओके, और उसी हिसाब से प्रोडक्शन करोगे। आपने अनुमान लगाया कि 8 लाख यूनिट्स बिक जाएंगे, तो आप समवेयर अराउंड कितने यूनिट्स बनाओगे, 8 लाख, 8.5 लाख, राइट, इस हिसाब से बनाओगे। ठीक है, और अगर आप कुछ अनुमान ही नहीं लगा रहे हो कि कितनी यूनिट्स बिकेंगी, राइट, और आप धड़ल्ले से प्रोडक्शन कर रहे हो, पता लग रहा है आपने 15 लाख यूनिट बना दी और मार्केट में कितने बिकी, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, तो वही है, फिर आपका सारा का सारा जो स्टॉक बना पड़ा है वो ऐसे ही वेस्ट रखा रहेगा। इसीलिए बेटर ऑफ है मुझे पहले से ही प्री डिसाइड करना पड़ेगा, एक अनुमान लगाना पड़ेगा। तो मैंने अनुमान लगाया 8 लाख यूनिट्स का, और मैंने 8 लाख के आसपास यूनिट्स बनाई। ओके,
तो अनुमान कैसे लगाएंगे कि 8 लाख यूनिट्स बिकेंगी? ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, मार्केट में सर्वे करेंगे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पहले पिछले सालों में तुम्हारी कितनी यूनिट्स बिकी हैं उस हिसाब से भी आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, राइट? स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का स्कोप तो देखते हैं, मतलब कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक? तो इट कैन बी कन्फाइंड टू अ गिवन प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का मैं फोरकास्ट कर सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा, या किसी सर्विस का भी मैं एक अनुमान लगा सकती हूँ कि मैं मार्केट में इस सर्विस की डिमांड कितनी होगी। सर्विस मतलब किस टाइप के सर्विसेज की बात कर रही हूँ मैं? टूर्स एंड ट्रैवल सर्विसेज, राइट? अब देखो जैसे कोविड है, राइट? तो अगर मेरा टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है, तो मुझे पता है कि यार इस साल ज़्यादा बुकिंग्स नहीं आनी है, तो मैं अपने ऑपरेशंस उस हिसाब से ही रिज्यूम करूंगी, राइट? मैं जो मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ली है किराए पे, मैं उनको छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कोविड है तो मेरा बिजनेस इस बार ठप ही रहना है, राइट? तो वही है, सर्विसेज कितनी लोग मेरी मांगेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? डिमांड की फोरकास्टिंग करनी पड़ती है ना, राइट? और मैंने फोरकास्ट करा कि यार इस बार तो लोग सर्विसेज डिमांड नहीं करेंगे, दे विल नॉट डिमांड टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज, तो बेटर ऑफ है मैं अपने एक्सपेंडिचर्स क्या कर लूं, कम कर लूं, ठीक? ठीक है। अब फोरकास्टिंग करने में खर्चा भी लगता है, और फोरकास्टिंग करने से बेनिफिट भी मिलेगा, राइट? खर्चा करूंगी मैं, और उस खर्चे से मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा? बेनिफिट। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पता लग रहा खर्चा हो गया मेरा 10 लाख का और फायदा मिला 2 लाख का, ऐसा भी कुछ, इसका भी कोई यूज नहीं है, राइट? फायदा तो तब है ना जब खर्चा हो 3 लाख का और बेनिफिट मुझे मिले उससे ऊपर, मतलब कि 5 लाख का या 7 लाख का, तब तो फायदा है, राइट? चलो, इसके बाद है टाइप ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट कितने टाइप के होते हैं? मैक्रो लेवल आप समझ ही गए होंगे, मैक्रो लेवल मतलब ऑल इंडिया लेवल वाली फोरकास्टिंग। तो गवर्नमेंट किस किस चीजों के रिगार्डिंग फोरकास्ट करती है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फोरकास्ट, कि नेशनल इनकम कितनी होगी, रोजगारी का रेट क्या रहेगा, ठीक है? इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग मतलब, जैसे आपको पता है हमारे कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, शू इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग मतलब इस साल कितने शूज बिकेंगे, इस साल हमारे कंट्री में पूरे टोटल शूज कितने बिकेंगे, इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हम एक शू इंडस्ट्री के सेल्स को क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट? या फिर सीमेंट इंडस्ट्री, तो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूं इस साल हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसका कितना सीमेंट बिकेगा, राइट? तो मैं एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो नहीं कर रही हूं ना, मैं ऑल ओवर इंडिया के लिए कर रही हूं कि ऑल ओवर इंडिया कितना सीमेंट बिकेगा, राइट? तो इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग। अब है फर्म लेवल फोरकास्टिंग। फर्म लेवल फोरकास्टिंग मतलब, अब देखो सीमेंट इंडस्ट्री मैंने लगाया कि पूरे इंडिया में इस बार सीमेंट बिकेगा कितना? 20 करोड़ सैक्स, कट्टे होते हैं ना 20 करोड़, राइट? 20 करोड़ सैक्स मैंने अनुमान लगाया बिकेंगे। अब सीमेंट कंपनी तो बहुत सारी हैं, बिरला है, अंबुजा है, राइट? अब अगर बिरला अपनी डिमांड फोरकास्ट करेगी तो वो तो ये देखेगी ना कि इस 20 करोड़ जो कि इंडिया की टोटल डिमांड है, इस पे हमारा कितना शेयर होगा। तो बिरला ने सोचा कि चलो हमारा सीमेंट कितना बिकेगा? 4 करोड़। तो बिरला ने जब अपना अनुमान लगाया कि हमारा सीमेंट कितना बिकेगा, तो दैट इज 4 करोड़ यूनिट्स, राइट? तो वो बिरला का अपना हो गया, राइट, डिमांड फोरकास्ट। अंबुजा ने लगाया कि हमारा बिकेगा 5 करोड़, तो वो अंबुजा का अपना हो गया। तो पर्टिकुलर कंपनीज अपना भी डिमांड फोरकास्ट कर सकती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म लेवल फोरकास्टिंग, राइट? और हम एज अ होल इंडिया का भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस साल पूरा सीमेंट, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रही हूं, मैं पूरा सीमेंट की बात कर रही हूं कि इस बार इंडिया में 20 करोड़ सैक्स की डिमांड है, तो इसका मतलब वो इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग हो गई, वो सीमेंट इंडस्ट्री का टोटल फोरकास्ट हो गया, राइट? और अगर मैं बात कर रही हूं कि बिरला की, कि बिरला कंपनी का इतना सीमेंट बिकेगा, तो वो हो जाएगा आपका फर्म लेवल फोरकास्टिंग। अब टाइम पीरियड के हिसाब से हम अगर अनुमान लगाएं, तो डिमांड आपकी शॉर्ट टर्म डिमांड भी हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग भी हो सकती है।
राइट। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब मैं अनुमान लगा रही हूं कि अगले 6 महीने के लिए, राइट, मेरा कितनी यूनिट्स बिकेंगी, राइट। मतलब अगर मैं 1 साल तक का प्लानिंग कर रही हूं तो दैट इज शॉर्ट टर्म डिमांड, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। लॉन्ग रन मतलब मैं अंदाजा लगा रही हूं कि आज से लेके 5 साल तक मेरी कितनी यूनिट्स बिकेंगी, मैं लॉन्ग रन प्लानिंग कर रही हूं, राइट। तो वो हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। जैसे तुम अभी सोच रहे हो कि मुझे मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है, राइट। तो क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन इज शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। और सीए बनना है, राइट, उसके लिए पहले आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा, फिर इंटर करना पड़ेगा और फिर सीए फाइनल करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग रन फोरकास्ट, ठीक। तो लॉन्ग रन फोरकास्ट कंपनी किन किन चीजों के लिए लेती है? अगर मुझे अपने प्लांट को एक्सपैंड करना है, मुझे फैक्ट्रीज एक्सपैंड करनी है अपनी, मुझे जगह जगह फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो 6 महीने में तो नहीं हो जाएगा ना। ये एक ऐसा टास्क है जिसके लिए मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, राइट, जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो इट विल रिक्वायर टाइम, इट कैन टेक मोर देन 1 ईयर या मोर देन 2 ईयर। तो इस टाइप की फोरकास्टिंग को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, ओके। इसके बाद है डिमांड डिस्टिंक्शंस। अलग अलग टाइप की डिमांड होती हैं, राइट। तो ये दे रखिए अलग अलग, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर। और आपको पता है मैन्युफैक्चरर कौन से गुड्स वो करेगा? जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है। प्रोड्यूसर कौन से गुड्स यूज करता है? मशीनरी, राइट। प्रोड्यूसर के जो गुड्स होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट। जैसे कि प्रोड्यूसर गुड है मशीनरी, उस मशीनरी से वो क्या बनाएगा? अलग अलग सामान बनाएगा। जैसे कि मैगियां बन रही हैं, तो ये मैगी जो इससे प्रोड्यूस हुई वो क्या बन गई? कंज्यूमर गुड्स, ठीक। तो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एंड जनरली दे आर फॉर फाइनल कंजम्पशन, राइट। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स से मतलब एक मशीनरी से हम चाहे तो स्पेयर पार्ट्स बना के नई मशीनरी तैयार कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स भी तैयार कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर गुड्स देमसेल्फ या फिर दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स आल्सो, राइट। क्योंकि देखो अगर मशीनरी प्रोड्यूस नहीं होंगी तो फ्यूचर में मशीनरी का काम कैसे चलेगा? तो मशीनरी भी तो प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे प्रोड्यूसर गुड्स भी प्रोड्यूस करने होते हैं और साथ साथ लोगों की डिमांड के लिए जैसे कि टूथपेस्ट, कपड़े, राइट, खाने पीने की चीजें, वो सब भी मुझे प्रोड्यूस करनी होती हैं। तो वो सब किस कैटेगरी में आती हैं? कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं, राइट। तो देखो आप, इसके बाद है आपका डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं विच कैन बी यूज्ड ओवर अगेन एंड अगेन, जैसे कि फ्रिज, टीवी, एसी। ये चीजें ऐसी हैं जो सालों साल यूज होती हैं, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन फ्रिज इस्तेमाल करा अगले दिन फेंक दिया, नहीं। ये वो होते हैं विच कैन बी यूज मोर देन, सॉरी ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स दे रखे हैं। ड्यूरेबल गुड्स do not quickly wear out, they can be consumed, sorry, तो ड्यूरेबल गुड्स डू नॉट क्विकली वेयर आउट, दे कैन बी यू कंज्यूम मोर देन वंस, और ये सालों साल चलते हैं, ठीक है। जबकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं एक बार यूज करा खत्म, दे कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस। जैसे कि रॉ मटेरियल एक बार लग गया तो लग गया ना, अब उसका पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। पेट्रोल, फ्यूल एक बार लग गया गाड़ी में डलवा दिया, खत्म हो जाएगा, उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, राइट। सीड, आप कुछ उगाते हैं, आपने टमाटर उगाने हैं, आपने सीड डाला, टमाटर उग गया, तो सीड क्या हो गई? पेरिश हो गए, खत्म हो गए। तो वो सब गुड्स क्या हो गए? आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ब्रेड, मिल्क, ये सब क्या है? आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। On the other hand, car, refrigerators, mobile phone, which can be used again and again over a period of time, right? They can be used for 5 years, 4 years, right? 7 years. तो वो सब आपके क्या हो गए? क्या? ड्यूरेबल गुड्स।
नाउ डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड हमने पढ़ा भी था पहले भी। डिराइव डिमांड वो होती है जैसे अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल मुझे क्यों परचेज करना है, बिकॉज मेरे पास क्या क्या है, कार। तो पेट्रोल की डिमांड डिराइव हो रही है किससे, कार से। ठीक है। सीमेंट है, सीमेंट की डिमांड कैसे डिराइव हो रही है, क्योंकि क्या बन रही है, बिल्डिंग। ठीक है। तो वो तो हो गई डिराइव डिमांड जिसकी डिमांड दूसरे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ होती है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट। कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं जो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट अराइजेस ऑन इट्स ओन। जैसे मुझे लगा कि मुझे योगा करना चाहिए, राइट, मेरे दिमाग में आया और मैंने योगा के लिए अपने आप को एनरोल कर लिया, मेडिटेशन के लिए एनरोल कर दिया, राइट। तो फिर ये क्या है, आपके अंदर से आया ना, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हो गई मेरी ऑटोनोमस डिमांड। डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री डिमांड, ये मैंने अभी अभी बताया भी आपको। अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं कि इस बार इन टोटल इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री का कितना यूनिट्स बिकेगा, तो वो इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्री डिमांड की। और अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फर्म्स, जैसे कि बिरला सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, राइट, बहुत सारी कंपनीज और हैं, राइट, टाटा सीमेंट, अलग अलग कंपनीज है। अगर मैं बोलूं बिरला का कितना सीमेंट बिकेगा, इसका मतलब उसको मैं क्या बोलूंगी, डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं बात कर रही हूँ टाटा कंपनी का कितना आयरन एंड स्टील बिकेगा, तो ये क्या है, मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रही हूँ ना, तो दैट इज नोन एज फर्म्स डिमांड फॉर फर्म प्रोडक्ट। अगर मैं बात कर रही हूँ कि इस बार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कितना यूनिट्स बिकेगा, राइट, इस बार कितना आयरन एंड स्टील की डिमांड है, राइट, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंडस्ट्री डिमांड। क्योंकि मैं सिर्फ उसमें टाटा की ही बात नहीं करूंगी, उस पर मैं कई सारी और कंपनी, अब जैसे आयरन एंड स्टील कंपनी, राइट, टाटा भी है, ठीक है, और आपका जिंदल भी है, जिंदल स्टील्स, राइट, बहुत सारी और कंपनी है। तो अगर मैं सिर्फ टाटा की बात करूं तो मैं उसको बोलूंगी फर्म। और अगर मैं सबकी मिला के बात करूं, टाटा, जिंदल और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, सबको मिला के बात करूं, तो वो हो जाएगी क्या, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सीमेंट, सॉरी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड, राइट। शॉर्ट रन डिमांड का मतलब होता है, शॉर्ट रन डिमांड का मतलब ये होता है, सपोज करो आज सरकार का अनाउंसमेंट आया कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स गिर गए हैं, तो आज आया, राइट, नोटिस। तो आज मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे, मैंने वो सब यूज करने शुरू कर दिए क्योंकि बिजली के रेट गिर गए हैं। तो इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है ना, राइट। तो अब देखो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स काफी दिनों तक गिरे रहे, तो बाकी लोग जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं थे, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या कर लिए, अब परचेज कर लिए, एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने भी अपनी डिमांड बढ़ा ली, राइट। तो लॉन्ग रन में ये वाली डिमांड जो मैंने उसी दिन बढ़ाई, ये हो गई शॉर्ट रन डिमांड, क्योंकि ये रिएक्शन था टू द इमीडिएट चेंजेस इन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ठीक, पर जिन लोगों के पास आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं है, वो तो बाद में खरीदेंगे ना, तो रुक के खरीदेंगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, राइट। अब 6-7 महीने तक के बाद सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं, तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, लॉन्ग रन डिमांड। क्योंकि लोगों को क्या मिल चुका है, सफिशिएंट टाइम मिल चुका है एडजस्टमेंट के लिए, राइट। तो लोगों ने फिर नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदे, राइट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदे, और अब उन्होंने बिजली का कंजम्पशन बढ़ा दिया है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग रन डिमांड, राइट। जबकि शॉर्ट रन डिमांड क्या होती है, इमीडिएट रिएक्शन होता है जो मेरा, राइट, इमीडिएट डिमांड में चेंज जो होता है, राइट, वो किस वजह से हुआ, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी के रेट गिरे हैं, तो वो हो जाएगा मेरा शॉर्ट रन डिमांड। लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर रिड्यूस्ड, तो इन द शॉर्ट रन existing users will make greater use of electric appliances, जबकि in the long run more and more people will be induced to use electric appliances.
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एक तो होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जो जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया। यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जैसे कि ब्रेड, बेवरेजेस, राइट, रॉ मटेरियल, जिनको मैं उसी दिन कंज्यूम करती हूँ, उसी दिन वो खत्म हो जाते हैं। तो इनकी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है? जैसे आपकी पर्सनल इनकम है, सपोज करो आपका पर एनम का 20 लाख का पैकेज है, उसमें से टैक्स काट दो 4 लाख का, तो आपके हाथ पे कितने की इनकम बची है? 16 लाख की, राइट। तो दिस 16 लाख इज योर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑल्सो। तो हमने पढ़ा भी था, अगर मैं टी और कॉफी की बात करूं, अगर टी के प्राइसेस राइज कर रहे हैं तो पीपल विल परचेज, दे विल स्टार्ट परचेजिंग मोर ऑफ कॉफी, ठीक। तो इट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ टी इटसेल्फ एंड इट कैन डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑल्सो। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब वहां की जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन। जैसे कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन का देखें तो उसमें जैसे सपोज करो हम देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो क्या हैं? यूथ हैं, राइट। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो यंग है, तो किस टाइप की चीजें बिकेंगी उस कंट्री में? जैसे जो लेटेस्ट फैशन की चीजें हैं, लेटेस्ट क्लोथ्स या लेटेस्ट गैजेट्स जो कि एक यूथ इस्तेमाल करता है, वो वाली चीजें ज्यादा बिकेंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस कंट्री में छोटे बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे किस टाइप की चीजें बिकेंगी? टॉयज हो गया, टॉफीज हो गया, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर वहां की पॉपुलेशन इज कंपोज मोर ऑफ ओल्ड पीपल तो वहां पे किस टाइप की चीजें बिकेंगी? वॉकिंग स्टिक्स हो गई, आपकी स्पेक्स हो गई, मेडिसिन वगैरह। उसके बाद है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पे हम बात कर रहे हैं फ्रिज वगैरह की, राइट, एसी, जो एक बार लगवा दो और सालों साल वो यूज होती हैं, राइट। वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट। अगर जैसे सोशल स्टेटस, अगर मैं बहुत ज्यादा हाई सोशल स्टेटस को बिलोंग करती हूँ तो मैं अपनी ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज करूंगी, राइट। या मेरी मनी इनकम कितनी है? मेरी मनी इनकम अच्छी है तो मैं अपना टीवी हर 2 साल बाद चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। रेट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, या फिर वो चीज कितने टाइम बाद खराब हो जाती है। और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ऐसे होते हैं कि ये चीजें ऐसी होती हैं कि अगर मेरे पास अभी बजट नहीं है तो मैं उनकी डिमांड क्या कर सकती हूँ? पोस्टपोन भी कर सकती हूँ। अब जैसे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में है कार भी, राइट। अब मैं कार खरीदूं ना खरीदूं वो डिपेंड करेगा कि क्या सरकार ने मेरे को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी हैं। किस चीज की फैसिलिटीज? क्या मेरे यहाँ अच्छी रोड्स हैं, राइट। तो अगर वो फैसिलिटीज हैं अवेलेबल तभी जाके मैं कार की परचेजिंग करूंगी, ओके। मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो इट विल डिपेंड ऑन कौन सी फैसिलिटी? इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, ठीक। और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपका फैमिली का साइज कितना है। जैसे ड्यूरेबल गुड में आता है फ्रिज, अगर आपका फैमिली का साइज बड़ा है तो आप बड़ा फ्रिज खरीदोगे, राइट। फैमिली का साइज बड़ा है तो बड़ा टीवी खरीदोगे, राइट। तो और अगर छोटी फैमिली है तो छोटा फ्रिज खरीदोगे, छोटा टीवी खरीदोगे, तो राइट। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फैमिली। मुझे कार खरीदनी है तो मैं सबकी चॉइस के हिसाब से खरीदूंगी, बड़ी फैमिली है तो बड़ी कार ली जाएगी, छोटी फैमिली है तो छोटी कार, राइट। इसके बाद है रिप्लेसमेंट डिमांड। रिप्लेसमेंट डिमांड का मतलब क्या होता है? अगर मैंने फ्रिज आज की रेट पे लिया है तो वो कितने साल बाद? 5 साल बाद वो क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट हो जाएगा, तो मुझे उस फ्रिज को फिर क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेरे पास जितने ज्यादा ड्यूरेबल गुड्स होंगे, फ्रिज है मेरे पास, टीवी है, एसी है, तो कुछ साल बाद वो सब क्या हो जाएंगे? ऑब्सोलेट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो मुझे उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा? उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। और एक और चीज,
कंज्यूमर जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वो एक और चीज की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके प्राइस क्या है। अगर उनके प्राइस बहुत हाई हैं तो मैं अपनी डिमांड क्या करूंगी, पोस्टपोन करूंगी, या फिर आई कैन कैंसिल माय डिसीजन। और अगर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि आप देखते ही हो आजकल, आप बस चीज ले लो और धीरे धीरे डाउन पेमेंट करते रहो, तो अगर इस टाइप की फैसिलिटीज हैं तो लोग उतनी ज्यादा क्या करेंगे, मार्केट में अपनी डिमांड रखेंगे, बिकॉज उनको पता है कि पेमेंट आज नहीं करनी है, धीरे धीरे करनी है। इसके बाद इसमें आपका लास्ट बचता है डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। तो डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, जो कि एक प्रोड्यूसर यूज करता है या एक मैन्युफैक्चरर यूज करता है। तो उसमें कौन सी डिमांड आ जाएगी आपकी, एक मशीनरी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, मशीनरी। तो मशीनरी की डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली मुझे कितनी यूनिट्स बनानी है। कम यूनिट्स बनानी है तो छोटी मशीनरी खरीदूंगी, ज्यादा यूनिट्स बनानी है तो बड़ी मशीनरी खरीदूंगी, राइट। इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा है, मतलब मेरे को अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो मैं महंगी मशीन ले सकती हूं। बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो फिर मुझे थोड़ा सस्ता ऑप्शन देखना पड़ेगा। और अगर मुझे लग रहा है कि लेबर सस्ती पड़ेगी मुझे, तो मैं मशीनरी का यूज कम करूंगी, लेबर से प्रोडक्शन ज्यादा कराऊंगी। ठीक। और अगेन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैसा है, अगर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, राइट, तो आप पुरानी मशीनरी से तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना, क्योंकि लोग आपका सामान लेंगे ही नहीं। तो अगर टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो प्रोड्यूसर को भी अपनी मशीनरीज क्या करनी पड़ेंगी, जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ेंगी। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक मैन्युफैक्चरर का डिसीजन डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।